हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 8 का है। कक्षा 8 का ये सेशन है। सामाजिक विज्ञान विषय है। सामाजिक विज्ञान के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से पाठ 4 है, भारत में कंपनी राज का प्रभाव। तो ये सेशन कक्षा 8 से है और कक्षा 8 के पाठ 4 भारत में कंपनी राज का प्रभाव के संपूर्ण अध्ययन के लिए इस पाठ पर जो भी प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बनाकर आपको इस सेशन के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे, विकल्प को अच्छी तरह समझेंगे और उसके बाद में नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न को समझकर, ऑप्शन को समझकर, उत्तर को समझकर नोटबुक बनाएं और कोशिश करें 2-3 बार यदि आप सेशन को देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। और जिन दोस्तों के लिंक आपके पास हैं उनके लिंक पर शेयर कर दें और उनको भी समझाने का प्रयास करें कि इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी सामाजिक विज्ञान विषय की करवाई जाती है। तो इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और जिस प्रश्न का या जो कोई दिक्कत हो वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और लाइक करते रहें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम आपके सामने ले आते हैं। प्रश्न नंबर 1, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की? लॉर्ड क्लाइव ने, या वारेन हेस्टिंग्स ने, या हेक्टर मुनरो ने, या लॉर्ड कर्जन ने? प्रश्न नंबर 1, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ की? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड कर्जन। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने प्रारंभ की। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, किस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी? किस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी? भारत की जनता के कारण, या भारतीयों के द्वारा आंदोलन करने के कारण, या ब्रिटिश शासन की उपेक्षा के कारण, या भ्रष्ट अधिकारियों के कारण? प्रश्न नंबर 2, किस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी? भारत की जनता के कारण, भारतीयों के द्वारा आंदोलन करने के कारण, ब्रिटिश शासन की उपेक्षा के कारण, या भ्रष्ट अधिकारियों के कारण? तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3, कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लगभग कितने ऋण की मांग करनी पड़ी? कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग कितने ऋण की मांग करनी पड़ी? 10 लाख पाउंड की, या 20 लाख पाउंड की, या 25 लाख पाउंड की, या 30 लाख पाउंड की? प्रश्न नंबर 3, कंपनी को व्यापार करने के लिए
ब्रिटिश सरकार से लगभग कितने ऋण की मांग करनी पड़ी? तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। 10 लाख पाउंड की, 20 लाख पाउंड की, 25 लाख पाउंड की या 30 लाख पाउंड की? तो ये मांग किया था 10 लाख पाउंड की। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? प्रश्न नंबर 4, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 ईस्वी में या 1784 ईस्वी में या 1857 में या 1885 में? तो प्रश्न नंबर 4, कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। 1857 में भारत में विद्रोह हो रहा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा। अब आप समझ गए होंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो 1773 में आया। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? प्रश्न नंबर 5, किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा? प्रश्न नंबर 5, किस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक पार्षद बनाई गई? प्रश्न नंबर 6, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक पार्षद बनाई गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, 1833 के द्वारा, 1858 के द्वारा? प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन चारों देखें। प्रश्न पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन देखें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक पार्षद बनाई गई। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और कब? प्रश्न नंबर 7, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया और कब? कोलकाता में 1873 में, कोलकाता में 1774 में, दिल्ली में 1773 में, मुंबई में 1773 में? प्रश्न नंबर 7
न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था कोलकाता में 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में, पर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है 1774 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया, उसे क्या कहा जाता है? ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया, उसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, क्रिप्स योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट? प्रश्न नंबर 8, ब्रिटिश संसद ने 1784 में एक नया कानून पारित किया, उसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, क्रिप्स योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा? प्रश्न नंबर 9, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा? तो प्रश्न नंबर 9, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो ये एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं? प्रश्न नंबर 10, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं? चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा? चार्टर एक्ट 1813 नहीं भाई, ये चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा 58, ये चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा है। ये 1858 के द्वारा। प्रश्न नंबर 10, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गया कि वह अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया? प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर
गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, या चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। प्रश्न नंबर 11, किस एक्ट के द्वारा मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, किस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? प्रश्न नंबर 12, किस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। प्रश्न नंबर 12, किस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली? प्रश्न नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली? तो चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1800, ये भी 58 है भाई, 58 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा। प्रश्न नंबर 13, किस एक्ट के द्वारा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1813 के तहत, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या प्रावधान किया गया? प्रश्न नंबर 14, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए क्या प्रावधान किया गया? तो शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का, या शिक्षा के प्रसार के लिए 2 लाख रुपए का, या शिक्षा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी किया जाए, या भारत में शिक्षा के प्रति अंग्रेजों ने उपेक्षा की नीति अपनाई। प्रश्न नंबर 14, चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या प्रावधान किया गया? तो ये प्रावधान किया गया, शिक्षा के प्रसार पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर है भाई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, किस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? किस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा,
चार्टर एक्ट 1819 है भाई, 19 के द्वारा 19 चार्टर एक्ट 1819 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1858 के द्वारा। प्रश्न नंबर 15, किस एक्ट के द्वारा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया? प्रश्न नंबर 16, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया? तो 1793 के द्वारा, 1813 के द्वारा, 1833 के द्वारा या 1853 के द्वारा। प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1833 के द्वारा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया? प्रश्न नंबर 17, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा और चार्टर एक्ट 1819 के द्वारा। ये 1819 है भाई। प्रश्न नंबर 17, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे? प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे? तो ये है 1833 भाई, 1833 है। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा या मार्ले मिंटो के द्वारा या चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए जाते थे? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन डी सही उत्तर समझेंगे और ये 1813 नहीं 1819 है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की? प्रश्न नंबर 19, कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की? चार्टर एक्ट 1794 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा और चार्टर एक्ट 1853 है भाई।
1853 है, 1853 है भाई। प्रश्न नंबर 19, कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट द्वारा की? तो ये की थी चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1853 है भाई। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही होगा, 1853। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। कंपनी शासन के 3 प्रमुख आधार कौन थे? कंपनी प्रमुख के 3 प्रमुख आधार कौन थे? नागरिक सेवा या सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस, न्याय व्यवस्था या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, कंपनी शासन के 3 प्रमुख आधार कौन थे? नागरिक सेवा या सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस, न्याय व्यवस्था या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी 3 मुख्य आधार थे। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या कोलकाता में? प्रश्न नंबर 21, 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई है? तो यह स्थापना हुई है कोलकाता में। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रश्न नंबर 22, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1801 में कोलकाता में, 1804 में कोलकाता में, 1885 में या ऑप्शन डी 1888 दिल्ली में। फोर्ट विलियम की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801 में कोलकाता में की गई। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, किस समाज सुधारक ने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की? किस समाज सुधारक ने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की? तो ये राजा राम मोहन राय ने या ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23, किस समाज सुधारक ने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की? तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली कब घोषित की गई? प्रश्न नंबर 24, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली कब घोषित की गई? 1885 में या 1835 में या 1905 में
या 1927 में? तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 1835 में। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25 भारत में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया, किसके नेतृत्व में? भारत में फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया। प्रश्न को ऐसा समझेंगे, भारत में फारसी भाषा का स्थान, ऐसा ही समझेंगे, भारत में फारसी भाषा का स्थान, भारत में फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया, किसके नेतृत्व में? डलहौजी के नेतृत्व में, या लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, या क्लाइव के नेतृत्व में, या डफरिन के नेतृत्व में? प्रश्न नंबर 25 भारत में फारसी भाषा का स्थान अंग्रेजी भाषा ने ले लिया, तो ये ले लिया था लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 भारत में किस गवर्नर ने मालगुजारी वसूल करने का सर्वप्रथम नियम बनाया? प्रश्न नंबर 26 भारत में किस गवर्नर ने मालगुजारी वसूल करने का सर्वप्रथम नियम बनाया? वारेन हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड डलहौजी ने, या डफरिन ने, या साइमन ने? प्रश्न नंबर 26 भारत में किस गवर्नर ने मालगुजारी वसूल करने का सर्वप्रथम नियम बनाया? तो ये नियम बनाया था वारेन हेस्टिंग्स ने। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 27 ये प्रश्न है भाई, इसको प्रश्न समझेंगे। प्रश्न 27 अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? ए वो ह्यूम ने लागू किया, या डफरिन ने लागू किया, या लॉर्ड मैकाले ने लागू किया, या कॉर्नवालिस ने लागू किया? प्रश्न नंबर 27 अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? चलिए भाई बताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 27 अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 गांव के किसानों से जो व्यक्ति अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देता था उसे क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 28 गांव के किसानों से जो व्यक्ति अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देता था उसे क्या कहा जाता था? प्रश्न नंबर 28 तो उसे क्या कहा जाता था? जमींदार, या भूमि का मालिक, या सरकारी कर्मचारी, या सेक्रेटरी? गांव से अधिक मालगुजारी वसूल कर देने वाले को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था इनको जमींदार। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 गांव के किसानों से जो व्यक्ति अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देता था उसे कहा जाता था जमींदार। उसे जमींदार कहा जाता था। उसे जमींदार। तो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए जमींदार। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 28, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? हेक्टर मुनरो ने, कैप्टन रीड ने, उपर्युक्त दोनों ने, कोई नहीं सही है। प्रश्न नंबर 28, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? हेक्टर मुनरो ने, कैप्टन रीड ने, उपर्युक्त दोनों ने। ऑप्शन डी कोई नहीं सही है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों ने। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, वह मालगुजारी जो गांव के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी क्या कहलाती थी? प्रश्न नंबर 29, वह मालगुजारी जो गांव के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी क्या कहलाती थी? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी प्रथा। प्रश्न नंबर 29, वह मालगुजारी जो गांव के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी क्या कहलाती थी? तो वो कहलाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न नंबर वो कहलाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मालगुजारी जो गांव के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी वो कहलाती थी महालवाड़ी व्यवस्था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30 है भाई। प्रश्न नंबर 30 है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने, कैप्टन रीड ने, हेक्टर मुनरो ने या कॉर्नवालिस ने? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त। हेक्टर मुनरो रीड ने रैयतवाड़ी। अब तो आप समझ गए होंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? हॉल्ट मैकेंजी ने। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, हॉल्ट मैकेंजी ने। प्रश्न नंबर 30 है भाई, का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये पाठ 4 का अभ्यास जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसका भी हल हम यहाँ पे दे रहे हैं। इसको भी आपको पढ़ना है, 2-3 बार देखना है, नोटबुक में लिखना भी है। तो पाठ 4 का अभ्यास प्रश्न 1 बहुविकल्पी प्रश्न, ऐसा ही याद करने की कोशिश करना। जो आपके पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे वो प्रश्न बना के आपके पास भेजा, और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है वो अभ्यास भी यहाँ पे करवा रहे हैं। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया कब? 1773 में, 1784 में, 1857 में या 1770 में? प्रश्न नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में, 1784 में, 1857 में या 1770 में? तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया 1773 में। प्रश्न 1 का ऑप्शन ए सही होगा, 1773। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने भी की भाई? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने या विलियम जोन्स ने या क्लाइव ने या लॉर्ड मैकाले ने? प्रश्न नंबर 2, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, विलियम जोन्स ने।
प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, जिसमें पहला प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? तो आप उत्तर में क्या याद करेंगे? बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। फिर अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप उत्तर में क्या याद करेंगे, क्या उत्तर देंगे? 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। प्रश्न नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? आपको उत्तर देना है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका पहला प्रश्न क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखना है, आपको पढ़ना है, याद करना है। तो प्रश्न नंबर 1, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। तो उत्तर क्या है? ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको बताया, आपने उत्तर इस हिसाब से समझेंगे, याद करेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? प्रश्न 2, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? तो उत्तर क्या लिखेंगे, क्या याद करेंगे? अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अस्थायी बंदोबस्त अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को या नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया जाता था, और यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाती थी। प्रश्न 3, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? उत्तर क्या लिखेंगे, क्या याद करेंगे? अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल खरीदकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा निर्मित कर भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया।
इस सस्ते और अच्छे कपड़ों का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। उद्योगों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया? तो अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल खरीदकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा निर्मित कर भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़ों का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो ये उत्तर क्या है? उत्तर कैसे लिखेंगे? अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए माल गुजारी वसूल करने के तरीकों पर विचार किया, जिसमें पहला अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया। फिर अस्थायी बंदोबस्त के बारे में समझें। ये अस्थायी बंदोबस्त क्या है? कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक माल गुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। ये जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाता है। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में लागू की गई। कॉर्नवालिस ने अधिक से अधिक माल गुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यह जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में लागू की गई। अगली कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगली व्यवस्था रैयतवाड़ी। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भाई। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में माल गुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत को सौंपा गया। रैयत अपनी उपज का आधा भाग सरकार को माल गुजारी के रूप में देता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना रीड और मुनरो ने की थी। रीड और मुनरो ने की। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया वो रीड और मुनरो ने लागू किया। अगला देखते हैं महालवाड़ी प्रथा। तीसरा क्या सुधार था? महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास माल गुजारी कई गांव के समूहों के स्वामियों से वसूल की जाती थी। यह समूह महाल कहलाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से माल गुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। महालवाड़ी प्रथा को लागू करने वाले हाल्ट मैकेंजी थे। तो आखिरी में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में भूमि सुधार के नाम पर भारतीयों को खोखला करने का प्रयास कर रहे थे। तो चलिए आप इसी
प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।